बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर की बुक यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट की नेम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो लेक्चर है वो आपने कंप्लीट आखिर तक देखना है, क्योंकि आज के लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी पॉइंट जो इसमें से मिस कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जो भी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है इनके बारे में आपने बताना है। इसका आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में बता दूं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है, ठीक है। आपकी किसी भी फील्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या कोई टास्क परफॉर्म करना हो, लाइक कंप्यूटर साइंस की फील्ड अगर हम ले लें, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है या कोई टास्क आपने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है बेसिकली क्या होता है, थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। जो उस प्रॉब्लम या उस टास्क को समझने में, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने में और उसको सॉल्व करने में कंप्यूटर की हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसमें जो फर्स्ट एब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। एब्स्ट्रक्शन क्या होती है? सिंप्लीफाइंग अ प्रॉब्लम और सिस्टम बाय फोकस ऑन द मोस्ट रेलेवेंट एस्पेक्ट्स बाय इग्नोर अननेसेसरी डिटेल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम या कोई टास्क आपने परफॉर्म करना है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर क्या किया जाता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक़्त, ठीक है, या उस टास्क को परफॉर्म करते वक़्त जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है, ठीक है, जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं या जो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको जो है फोकस किया जाता है उनके ऊपर, ठीक है। और जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं, जिनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो जो इररेलेवेंट डिटेल्स होती हैं, उनको जो है वो इग्नोर किया जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं किसी एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, ठीक है, कंप्यूटर की फील्ड के अंदर अगर हमने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है और ये एक टास्क है, ठीक है, ये एक टास्क है जो आपने परफॉर्म करना है। अब इसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि आपने वेबसाइट क्रिएट करनी है तो वेबसाइट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट या जो भी रेलिवेंट जो डिटेल्स हैं उनको देखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि फोकस ऑन द मेन डिज़ाइन एंड फीचर्स, ठीक है, जो वेबसाइट का जो डिज़ाइन होगा, जो उसका लेआउट होगा, जो उसका इंटरफेस होगा, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। लाइक कलर स्कीम देखी जाएगी, ठीक है, और किस तरह से यूज़र से इंटरेक्ट करेगा, उसका इंटरफेस कैसा होगा, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा विदाउट वरिंग अबाउट द कोडिंग डिटेल्स, ठीक है। ये जो इररिलेवेंट डिटेल्स है कि कोडिंग को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हमें एक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसका जो लेआउट होगा, जो उसका इंटरफेस होगा, उसके ऊपर फोकस करते हुए जो उस टास्क को परफॉर्म किया जाएगा और जो कोडिंग जैसे डिटेल्स है वो इनरेलेवेंट डिटेल है तो उसको उसको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में इन्वॉल्व होती है वो है डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या होती है? ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मोर मैनेजेबल पार्ट्स और सब प्रॉब्लम। फर्स्ट जब आपने एब्स्ट्रैक्शंस कर ली, ठीक है, मीन्स कि जो प्रॉब्लम या जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी उनको आपने उन पे फोकस किया, ठीक है, और जो अननेसेसरी डिटेल्स थे आपने उनको इग्नोर कर दिए, ठीक है। अब सेकंड जो स्टेप आ जाएगा डिकम्पोजिशन का। अब जो आपने, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आपने किन पॉइंट्स को या किन एस्पेक्ट्स को आपने पे काम करना है, उनको आपने फोकस कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वो जो प्रॉब्लम ये जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको अब आपने छोटे-छोटे पार्ट्स में जो है वो मैनेजेबल जो पार्ट्स हैं उनमें आपने उसको ब्रेक कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, जिनको सब प्रॉब्लम्स भी कहा जाएगा। तो ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मोर मैनेजेबल पार्ट्स और सब प्रॉब्लम, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको छोटे-छोटे जो है सब प्रॉब्लम्स में उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड टेकल ईच पार्ट इंडिविजुअली। अब इसके हेल्प से क्या हो जाए, क्योंकि अगर एक जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको अगर हम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो हर पार्ट्स को इंडिविजुअली जो है वो हैंडल करने में, उसको टैकल करने में जो है वो उसको समझने में आपके लिए जो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो डिकम्पोज़िशन से क्या हो जाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अब अगर इसकी एग्जांपल ले लें तो कैसे, अगर इसी तरह के अगर हम जो हमने स्टार्ट में लिया कि वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो अब वेबसाइट क्रिएट करते वक़्त डिकम्पोज़िशन का स्टेप कैसे उसके ऊपर फॉलो होगा कि फॉर एग्जांपल टू क्रिएटिंग अ वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ उसके लिए जो है, अब चूँकि हमें पता चल गया कि हमने उसके जो है वो रेलेवेंट जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उन पे फोकस करना है, ठीक है, कि उस वेबसाइट का लेआउट क्या होगा, उसका इंटरफेस क्या होगा, ठीक है।
अब इसके लिए अब क्या करेंगे कि जो टास्क है उसको हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लाइक यूज़र को जो इंटरफेस है वो उसको हम अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसका जो कोडिंग स्पेसिफिक फीचर्स होगा लाइक लॉगिन एंड लॉग आउट कैसे होगा उस वेबसाइट का, उसका एक अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको छोटे-छोटे हम लोगों ने चंक्स में छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, जैसे यूज़र इंटरफेस हमने एक उसको अलग पार्ट कर दिया, कोडिंग स्पेसिफिक फीचर्स को हमने अलग डिवाइड कर दिया। इस तरह डाटा किस तरह से स्टोरेज किस तरह डाटा स्टोरेज हैंडल होगा उसको हमने एक अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि छोटे-छोटे पार्ट्स में उस प्रॉब्लम को डिवाइड करने से हर पार्ट को आप इंडिविजुअली जो है वो उसको हैंडल करेंगे, उसको समझेंगे और तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। थर्ड जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि आइडेंटिफाई पैटर्न और ट्रेंड्स विद इन डाटा, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो डाटा है उसके अंदर जो उसका जो सॉल्यूशन परफॉर्म करे उसके अंदर ट्रेंड्स को देखा जाएगा कि क्या ट्रेंड्स चल रहा है। ठीक है, मीन्स के उस टाइम के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके पैटर्न्स जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके मुताबिक जो है जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर एग्जांपल देखी जाए, वही अगर एग्जांपल हम ले लें कि एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक टास्क है, इसको परफॉर्म करते वक़्त अगर हम लोग उसका पैटर्न किस तरह से करेंगे कि आइडेंटिफाई ट्रेंड्स सच एज़ व्हिच पेजेस यूज़र विज़िट द मोस्ट और कॉमन पाथ्स दे टेक, दिस हेल्प इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड पैटर्न। अब इसमें ये देखा जाएगा कि जो वेबसाइट क्रिएट की जा रही है, ठीक है, कि कौन-सा जो है वो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उस ट्रेंड्स को आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा कि जो यूज़र है वो कौन-सा पेजेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा विज़िट करते हैं और कौन-सा पाथ जो है वो लेते हुए वो उस पेजेज़ को विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, उस ट्रेंड्स को देखा जाएगा, फिर उसके अंदर सिमिलरिटीज़ देखी जाएँगी, ठीक है। और अगर उसी तरह का कोई प्रॉब्लम पहले हैंडल की जा चुकी है तो उसको देखते हुए जो भी सिमिलरिटीज़ होंगी इनके अंदर उनको देखा जाएगा और उसके मुताबिक जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी पैटर्न होगा उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एल्गोरिथम डिज़ाइन है। ठीक है, लास्ट जो स्टेप होता है वो एल्गोरिथम का होता है। चूँकि हमने अब पैटर्न भी देख लिया, ठीक है, क्या पैटर्न सेट किया जा सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड करते वक़्त अब क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है बेसिकली develop a step-by-step procedure or set of rules for solving a problem or performing a task. Algorithm provide a clear, repeatable process for achieving a solution. जो एल्गोरिथम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है, प्रॉब्लम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, जो भी रिपीटेबल प्रोसेस होंगे, ठीक है, उस सॉल्यूशन के लिए वो जो है वो क्लियर जो है वो एल्गोरिथम की हेल्प से वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्केच एन एल्गोरिथम दैट इनपुट्स लेंथ इन इंचेस एंड प्रिंट इन 18 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन में लिखा है कि एक एल्गोरिथम आपने डिजाइन करनी, ठीक है, स्केच करना है, जिसमें आपने एक इनपुट लेनी है, ठीक है, जो कि इन लेंथ होगी इंचेस में, ठीक है, एक लेंथ लेनी है जिसमें आपने जो इंचेस में आपने इनपुट लेनी है, ठीक है, और साथ ही आपने उस जो इंचेस में लेंथ है उसको आपने प्रिंट करवाना है सेंटीमीटर में। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है कि टू कन्वर्ट अ लेंथ फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट इन सेंटीमीटर यू कैन फॉलो दिस एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एल्गोरिथम आपने स्केच करना है। अब यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है इस एल्गोरिथम के ऊपर, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करनी है मेरे साथ आप लोगों ने। अब यहाँ पे जो है एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैंने स्टार्ट लिख लिया और यहाँ पे एंड लिख लिया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक मैं छोटी सी आपको बात बताती हूँ कि ये जो स्टार्ट एंड एंड लिखा है ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिखा है। जैसे जो है आप लोगों ने जो आपकी क्लास टीचर होंगी, ठीक है, वो आपको किस तरह से करवाती हैं, अगर वो एल्गोरिथम करवाते हैं तो आपको स्टार्ट एंड एंड नहीं वहाँ पे जो है वो नोट करवाती, तो आपने बेशक आपने स्टार्ट और एंड जो है नहीं लिखना, ठीक है, जस्ट आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट एंड एंड जो है ये आपके लिए लिखा है और हो सकता है कि क्योंकि हमने जिस टाइम मैंने जब खुद अपने लेवल में जब कर रही थी 9th क्लास में, तो खैर ये एल्गोरिथम के बारे में नहीं था बीएससीएस लेवल में, तो वहाँ पे मैं स्टार्ट एंड एंड जो है हमारे टीचर ने हमें करवाया था, तो आप लोगों ने अपने टीचर के मुताबिक देखना कि वो स्टार्ट और एंड जो है आपको यहाँ पे नोट करवाते हैं कि नहीं। ये तो जस्ट फिर आपने स्टेप्स ही लिखने हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप जो है इनपुट लेंथ इन इंचेस।
अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है, एल्गोरिथम यहाँ पे स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो उसका स्टेप है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है एल्गोरिथम, इसलिए मैंने स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा जो कि हमने क्वेश्चंस किए से ही लेना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया होता है, गिवन होता है, उसी को हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखना होता है। क्वेश्चन में क्या है कि एक एल्गोरिथम आपने स्केच करना है जिसमें आपने लेंथ जो है वो इंचेस में आपने लेनी है, ठीक है। तो हम लिख देंगे फर्स्ट स्टेप में कि इनपुट मीन्स कि आपने इंटर करवाना है लेंथ जो कि इंचेस में, ठीक है। तो आपने इनपुट लेंथ इन इंचेस, ठीक है। सेकंड जो स्टेप होगा, अब चूंकि उसने क्या है कि लेंथ जो इंचेस में उसको आपने प्रिंट करवाना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में प्रिंट करवाने से पहले ज़रूरी है कि पहले हम उस इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे कन्वर्ट द लेंथ फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर्स यूजिंग द फार्मूला। आपने क्या करना है, जो लेंथ इंचेस में आपने इनपुट करवाई है, इंटर करवाई है, अब उस इंचेस में जो लेंथ है उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है फार्मूला यूज़ करते वक्त। अब वो फार्मूला क्या है, सेंटीमीटर्स में आपको कन्वर्ट करते वक़्त इंचेस जो भी हैं, उसके लिए आपको बेसिकली कन्वर्जन पता होनी चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 इंच के अंदर जो है वो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो इंचेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2.54 सेंटीमीटर से, तो फिर वो जो है वो इंचेस जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा सेंटीमीटर इक्वल टू इंचेस मल्टीप्लाई 2.54। इस मामले पे ये जो सेकंड स्टेप है ये बेसिकली प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, जिसके ऊपर काम होगा। अब स्टेप सेकंड के ऊपर जो ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, इसके ऊपर वर्किंग होगी और फिर जो है जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, स्टेप 3 के अंदर प्रिंट द लेंथ इन सेंटीमीटर। क्योंकि हमें सेंटीमीटर में लेंथ मालूम हो गई है इस फार्मूले की हेल्प से, फिर आपने क्या कर देना है कि जो सेंटीमीटर में लेंथ फाइंड हुई है उसको आपने प्रिंट करवा देना है। क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आपने सेंटीमीटर में लेंथ जो है वो प्रिंट करवानी है। तो ये जस्ट 3 स्टेप्स होंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने एल्गोरिथम जो है वो डिज़ाइन किया है। और एल्गोरिथम में आपको मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली जो है ये जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसके अंदर होता है, ठीक है। मीन्स की जो अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये समझ आ रही लैंग्वेज, तो इसके अंदर जो होता है वो सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने ये सामने आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये मैंने ड्राई रन करके चेक किया, ठीक है। मीन्स ये एल्गोरिथम किस तरह से काम करेगा। बेसिकली जो क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं बोला गया कि आपने इसको इम्प्लीमेंट या इसको रन करके भी दिखाना है, ये मैंने आप लोगों की समझ आने के लिए मैंने जस्ट किया है। ये आप लोगों ने जो है ज़रूरी नहीं आप लोगों के लिए, ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये जो बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ड्राई रन जिसे कहते हैं, ये मैंने वो आपके लिए किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट स्टेप इनपुट लेंथ इन इंचेस, मैंने जो है वो लेंथ जो है वो इंचेस में ले ली, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेंथ इक्वल टू 2 इंचेस। अभी 2 इंचेस मैंने इनपुट लिए, आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 3 भी, 4 भी, ये इसमें जो ये कोई भी जो है ये रैंडम मैंने नंबर लिए, ठीक है। 2 इंचेस है, ये वेरी करे, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप जो है 3 इंचेस पुट करवा रहे हैं तो आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया कि लेंथ जो है वो 2 इंचेस मैंने इनपुट करवाई है, ठीक है, इंटर करवाया डेटा, जो कि लेंथ है वो 2 इंचेस है। अब जो सेकंड स्टेप में जो है वो इसको इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला अप्लाई होगा। मैंने लिख दिया सेंटीमीटर इक्वल टू इंचेस कितने थे, ये जो मैंने लिया है 2 इंचेस लिए हैं लेंथ, तो इस इंचेस की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंच मैंने लेंथ ली है तो 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, और आपको पता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 2.54 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अब 2 को जब 2.54 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.08 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चूंकि ये जो लेंथ इंचेस में थी अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई है, और लास्ट स्टेप था कि आपने सेंटीमीटर्स में लेंथ को प्रिंट करवा देना है, तो जो प्रिंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 5.08 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इजी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थर्ड क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक एल्गोरिथम आपने प्रिंट कर एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करवा के दिखाना है, ठीक है। मीन्स कि उसको आपने रन भी ड्राई रन करके भी दिखाना है। और उसमें क्या होगा कि आपने एक नंबर लेना है, ठीक है, जिसका आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, उल्टा, मीन्स के रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। उस नंबर का आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपने टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर यू कैन फॉलो दिस एल्गोरिथम।
ये एल्गोरिथम है, इसको आपने फॉलो करना है। इसके लिए इसमें आपने स्टार्ट ले लेना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चूँकि क्वेश्चन के मुताबिक होगा कि आपने जो है वो नंबर जिसका टेबल आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है, आपने सबसे पहले वो नंबर लेना है, वो इनपुट करवाना है। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इनपुट द नंबर फॉर व्हिच द मल्टीप्लिकेशन टेबल इज़ टू बी प्रिंटेड। ठीक है, आपने नंबर लेना है जिसका आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है। ठीक है, आप यहाँ पे जस्ट ये भी लिख सकते हैं इनपुट दी नंबर। ठीक है, ये बेशक ये वाला ना लिखे फॉर व्हिच द मल्टीप्लिकेशन टेबल इज़ टू बी प्रिंटेड। ठीक है, आपने वो नंबर लेना है जिसका टेबल आपने प्रिंट करवाना है। यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया इक्वल टू 2। ठीक है, मैं साथ आपको ड्राई रन करके ना वो भी दिखा देती हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये जो एल्गोरिथम है वो। सबसे पहला स्टेप है इनपुट दी नंबर। आपने नंबर लेना है जिसका आपने टेबल प्रिंट करवाना है। तो मैंने नंबर ले लिया इक्वल टू 2। यहाँ पे आप नंबर 4 भी ले सकते थे, 3 भी, 5 भी। ठीक है, मैंने 2 लेके चेक किया कि नंबर 2 है जिसका मैंने इनपुट मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो प्रिंट करवाना है रिवर्स ऑर्डर में। सेकंड स्टेप हो जाएगा, चूँकि आपने टेबल प्रिंट करवाना है और आपको पता है कि जो है टेबल जो है वो वैसे तो टेबल जो है किसी भी नंबर का कोई एंड नहीं होता टेबल में, लेकिन मैं यहाँ पे 10 तक जो है वो प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो लूप चलेगा क्योंकि आपको पता है कि वो वेरी कर रहा है कि हर जैसे 2 जो पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 से, फिर 8 से टेबल प्रिंट करवाते वक़्त, तो फिर इसमें एक लूप चलेगा। ठीक है, लूप चलेगा, लूप यहाँ पे आपने ले लेना है फॉर लूप चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लूप लेना है, लूप फ्रॉम 10 डाउन टू 1। लूप में क्या होगा कि चूँकि आपने टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, तो आपको पता है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर मतलब कि आपने उल्टा जो है उस टेबल को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लूप जब स्टार्ट करेंगे तो वो 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कि 10 लेना है आपने, फिर उसका जो है डाउन टू 1, 1 तक जाना है। मीन्स कि जो लूप चलेगा वो 10 से स्टार्ट होगा, 1 तक चलेगा और 10 से नीचे नंबर, जैसे डाउन टू 1 है, मीन्स कि 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये लूप चलेगा। ठीक है, इस लूप में डिक्रीमेंट लग रहा है, मीन्स कि एक-एक नंबर कम हो रहा है। ठीक है, तो लूप चलेगा फ्रॉम 10 डाउन टू 1। ठीक है, थर्ड स्टेप है फॉर ईच आइटरेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई द नंबर बाय द करंट लूप इंडेक्स। आइटरेशन कहते हैं कि स्टेप जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो कह रहा है कि हर स्टेप में जो रिपीटेशन आ रही है, मीन्स कि हर स्टेप के अंदर जो आपने नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होगा करंट लूप, मीन्स कि जो लूप चल रहा होगा उस लूप के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपने प्रिंट करवा देना रिजल्ट को, हर जो मल्टीप्लिकेशन होगी इसका जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करवा देना है। ठीक है, अब मैं आपको उसको ड्राई रन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने नंबर ले लिया, जो कि हमने ले लिया कि नंबर इक्वल टू 2। सेकंड स्टेप जो है लूप चलेगा 10 से लेकर 1 तक, पहला जो है वो 10 होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो नंबर है उसको आपने जो लूप चल रहा है करंट लूप है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर क्या था 2, आपने 2 ले लिया और करंट लूप क्या है, जो लूप स्टार्ट किया आपने 10 से, तो उस 2 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 10 20, 20 चूंकि मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट 20 आया तो 20 आपने प्रिंट करवा देना है, यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर चूंकि दोबारा यही लूप चलेगा, आपने इसी स्टेप 2 के ऊपर आ जाना है। अब स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, 10 तो आपने 10 चल गया। ठीक है, लूप उसके बाद 10 से नीचे जाना है, डिक्रीमेंट लगेगा। 10 के बाद 9 आ जाता है, अब 9 आपने ले लेना है। फिर आपने स्टेप थर्ड को फॉलो करना है, जो नंबर था मल्टीप्लाई द नंबर बाय द करंट लूप। नंबर जो था वो 2 था, अब 2 को आपने जो करंट लूप है वो 9 हो गया। ठीक है, एक नंबर कम हो गया, ये 9 आ गया, तो अब 2 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 18 आ गया, 18 आपने प्रिंट करवा दिया। फिर इस स्टेप 2 में आ जाएंगे। स्टेप 2 में जो है आप 10 से के बाद 9, फिर 9 के बाद कौन सा होता है, एक नंबर मतलब 1 का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 आपने लेना है और उस मल्टीप्लाई द नंबर बाय द करंट लूप। अब जो नंबर 2 था उसको करंट लूप कौन सा चल रहा है, 8 चल रहा है, उस 2 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 16 आ जाएगा, 16 आपने प्रिंट करवा देना है। फिर स्टेप 2 में आ जाएंगे। अब जो है 8 के बाद डिक्रीमेंट लगेगा, फिर एक नंबर कम हो गया, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। अब जो नंबर था उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, जो करंट लूप है, करंट की लूप क्या था वो 7 है। अब 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 आ गया, 14 आपने प्रिंट करवा दिया। इसी तरह से 7 के बाद 6 का लूप चलेगा, फिर आपने जो नंबर 2 है उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 12 आ जाएगा।
फिर स्टेप 2 में जाएगा, फिर एक लूप कम हो जाएगा, नम डिक्रीमेंट लगेगा तो फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 को जो आपने 2 से मल्टीप्लाई करने 8 आ गया। इसी तरह से स्टेप 2 में दोबारा जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर आपने जो नंबर 2 था उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 प्रिंट हो गया। इसी तरह से 2 हो जाएगा, नेक्स्ट जो है 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4 आ गया और फिर स्टेप 2 में चला जाएगा। अब चूँकि उसने कहा है 1 तक जाना है, फिर जो लास्ट जो आपका लूप होगा वो होगा 1, ठीक है? फिर आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 प्रिंट हो गया। चूँकि 1 तक जाना था, 1 के बाद खत्म हो गया, मीन्स की जो कहानी थी वो खत्म हो गई यहाँ पे लूप। तो यहाँ पे जो आपका प्रिंट होके रिवर्स ऑर्डर में जो कि आपने नंबर 2 लिया था, 2 का टेबल जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया, ठीक है? ये रिवर्स ऑर्डर है 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 एंड 2। यहाँ पे जो था ये जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम जो है वो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्जामाइन द यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट के जो यूजेस हैं उनके बारे में आपने बताना है कि इसके क्या-क्या यूजेस हैं। यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स, फर्स्ट यूज जो है इसका प्रोसेस मैपिंग है। फ्लो चार्ट किस लिए यूज किया जाता है? विजुअलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, ठीक है? क्योंकि हमें पता है फ्लो चार्ट जो वो बेसिकली डायग्रामेटिकली जो है किस एल्गोरिथम को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अंदर सैंपल्स वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो जो फ्लो चार्ट है उसका क्या यूज़ है कि वो प्रोसेस मैपिंग में यूज़ होता है, ठीक है? मीन्स कि उसको विजुअली जो है वो किसी भी प्रोसेस को जो है वो अंडरस्टैंड करने में वहाँ पे फ्लो चार्ट को यूज़ किया जाता है। सेकंड जो एल्गोरिथम डिज़ाइन, ठीक है? फ्लो चार्ट का यूज़ जो है वो एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने में यूज़ किया जाता है। अगर एल्गोरिथम आपने बना लिया तो उसको फिर विजुअली जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंटिंग होती है, एल्गोरिथम उसमें यूज़ किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम को यूज़ किया फ्लो चार्ट को यूज़ किया जाता है। फ्लो चार्ट क्या करता है कि कोई भी जो एल्गोरिथम जब डिज़ाइन किया जाता है उसको जब डायग्रामेटिकली जब उसको रिप्रेजेंट करता है तो उसकी मदद से क्या हो जाता है कि उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको एनालाइज़ करने में जो है वो वहाँ पे फ्लो चार्ट को यूज़ किया जाता है। सिस्टम एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है? डिपिक्टिंग सिस्टम इंटरैक्शंस में यूज़ किया जाता है, फिर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में होता है, किसी किस्म की कोई इनएफिशिएंसीज़ हों, ठीक है? उनको जो आइडेंटिफ़ाई करने में, उनको ठीक करने में, उनको बेहतर करने में फ्लो चार्ट का यूज़ होता है। डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो फ्लो चार्ट यूज़ की जाती है। इस तरह कम्युनिकेशन में अगर किसी भी उस प्रॉब्लम या जो टास्क को परफॉर्म करते हैं जितने भी टीम मेंबर्स हैं, ठीक है? पूरी टीम काम कर रही है तो उनको उस प्रोसेस को क्लियर करने में, उसको समझाने में जो वहाँ पे फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है। मीन्स कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ होता है, मीन्स कि जो भी कंसिस्टेंसीज़ हैं उनको इंश्योर किया जाता है, ठीक है? और जो भी एसओपीज़ हैं उनको देखा जाता है, ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करता है फ्लो चार्ट जो है। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग में जो फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है? जो भी प्रोजेक्ट्स की आउटलाइन होती है, स्टेप्स होते हैं, ये टाइमलाइन्स होती हैं, उनको देखा जाता है, मीन्स कि कितने टाइम के अंदर और कौन से स्टेप्स जो है वो उनको देखते हुए जो वो सारी प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाती है फ्लो चार्ट्स का वहाँ पे यूज़ होता है। एजुकेशन में जो है लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कांसेप्ट में जो है वो फ्लो चार्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है? बेसिकली जो फ्लो चार्ट है वो उसकी हेल्प से जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है? जो भी एल्गोरिथम उसको डिज़ाइन करने में, उसकी सारी जो वर्किंग करने में, उसको समझने में, उसको दूसरों को समझाने में, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखने में, ठीक है? उसको प्रॉब्लम जो उसको सॉल्व करने में, उसकी डिफरेंट जो है उसको एनालिसिस में, उसकी डिज़ाइनिंग में, कम्युनिकेशन में, ठीक है? वहाँ सब जगह में जो फ्लो चार्ट का यूज़ होता है, ठीक है? फ्लो चार्ट वहाँ पे हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a newly developed algorithm needs to be tested. Argue about the reason. अच्छा, एक नया एल्गोरिथम जो डेवलप किया होता है, ठीक है? जिसको अभी न्यू डेवलप किया गया है तो उसको टेस्ट करना जो है ज़रूरी है। उसके बारे में आपने रीज़न्स के साथ आर्ग्यू करना है, ठीक है? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है जब आपने कोई नई चीज़ बनाई होती है, चूँकि अभी वो बिल्कुल न्यू है तो उसको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? ताकि आने वाली जो है किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम से ताकि बचा जा सके, ठीक है? उसको चेक करके मुतमईन अपने आप को किया जाता है कि वाक़ई ये सही वर्किंग कर रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई जो है एफिशिएंसी तो नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई एरर तो नहीं है, ये अच्छे से काम कर रहा है और जो रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए ये बनाया गया था वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही।
इन सब के लिए जो है उस एल्गोरिथम को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? इस तरह से मुतमईन भी हो जाते हैं और आगे जो है किसी किस्म की जो है उस खराबी से, किसी किस्म की परेशानी से जो है बचा जाता है। तो यहाँ पे जो रीज़न्स क्या है उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एल्गोरिथम को जो न्यूली एल्गोरिथम होता है उसको टेस्ट करने की जो फर्स्ट रीज़न है वो है करेक्टनेस। इसमें क्या देखा जाता है कि वेरीफाई दैट इट प्रोड्यूस्ड एक्यूरेट रिजल्ट। इसमें ये देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है, इस चीज़ की निशानदेही की जाती है कि जो रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है एल्गोरिथम, वो क्या एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? मीन्स कि जो उसका रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं है, किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है, उसको देखा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस देखी जाती है, ठीक है? एक्सेस टाइम एंड स्पेस एफिशिएंसी देखा जाता है कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मीन्स कि ये एफिशिएंट एल्गोरिथम है कि नहीं, मीन्स कि कम टाइम के अंदर कम स्पेस लेते हुए ये अच्छे से काम कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, एफिशिएंट है, वो देखा जाता है, ठीक है, टेस्टिंग के दौरान। थर्ड जो है एरर डिटेक्शन देखी जाती है। टेस्टिंग करने का मकसद ये होता है कि ये देखा जाता है कि किसी किस्म का कोई जो है लॉजिकल एरर तो नहीं है, किसी किस्म का कोई बग्स बग्स भी एरर को कहते हैं, ठीक है? किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको फिक्स किया जाता है। इंटीग्रेशन देखी की जाती है टेस्टिंग के दौरान। इसमें ये देखा जाता है कन्फर्म इट वर्क्स वेल विद अदर सिस्टम कि जो है दूसरे सिस्टम से कंपैटिबल है, मीन्स दूसरे सिस्टम के साथ ये अच्छे से जो है वो उनके साथ मिलके के अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एल्गोरिथम उनके ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसको देखा जाता है। स्पेसिफिकेशन कंप्लेंट्स देखी जाती हैं। ये देखा जाता है कि जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? टेस्टिंग के दौरान इस चीज़ को भी देखा जाता है। नेक्स्ट ऑप्टिमाइज़ेशन जो है वो इसमें ये देखा जाता है कि ये इसकी जो एफिशिएंसी है उसको बेहतर बनाने के लिए कोई दूसरी अपॉर्च्युनिटी से उसको फाइंड किया जाता है, ठीक है? टेस्टिंग के दौरान देखा जाता है कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है इसकी परफॉर्मेंस को, इस ताकि ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, उसके ऊपर फोकस किया जाए तो उसको देखा जाता है, उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड की जाती हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, इंश्योर रिलायबल एंड रिपीटेबल रिजल्ट। इसमें ये देखा जाता है कि जो रिजल्ट आया है क्या वो रिलायबल है, मीन्स के भरोसे के काबिल ये एल्गोरिथम है कि नहीं है, ठीक है? उसको इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। टेस्टिंग के दौरान जो वो डॉक्यूमेंटेशन भी बनाई जाती है जिसमें जो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फंक्शनैलिटी वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके बारे में एविडेंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लास्ट जो स्टेप है, जो सबसे मेन स्टेप है टेस्टिंग का, वो ये देखा जाता है कि जो यूज़र की नीड है, ठीक है? जिस यूज़र की रिक्वायरमेंट पे जो वो एल्गोरिथम या जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जो फाइंड किया जा रहा है, क्या वो वैलिडेट है, ठीक है? क्या वो यूज़र्स की जो नीड है, उसके साथ मिल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? टेस्टिंग में इन सब चीज़ों पे टेस्टिंग करने का मकसद होता है कि इन सब पॉइंट को जो है, इन सब उस पे चेक किया जाता है, ठीक है? और इसी की बुनियाद पे जो है फिर वो फाइनल जो है वो रिज़ल्ट जो है उसको देखा जाता है कि वाक़ई वो भरोसे के काबिल है और फिर उसको आगे उसके ऊपर मज़ीद जो है वो वर्किंग होती है, ठीक है? उसको सूडो कोड बनाया जाता है और फिर उसकी जो है उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूशन होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं यूनिट 2 के, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं इसी यूनिट के जो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जो जिसमें आपकी वो है एरर्स हैं, ठीक है? सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट है, ठीक है? वो सारी जो है ना उनके बारे में हम लोग करेंगे। वो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इंशाअल्लाह जल्द मैं आपको वो लेक्चर भी करवाऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।